कल जहाँ छोड़ी थी बात वहीं से हम आगे चलते हैं। और ये था हमारा आखिरी डायग्राम, और यहाँ तो दो बातें क्लियर हो गई थी। एक तो ये कि ये प्रोग्राम डिलीवरी और प्रोजेक्ट डिलीवरी एक चीज नहीं है। राइट। वो जो हम पहले पढ़ते रहे हैं कि उसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करता था, वो गलत साबित हो गया। और जो बेनिफिट डिलीवरी है वो प्रोग्राम डिलीवरी के अंदर एक चीज है। ठीक है जी। राइट। तो मतलब ये है कि एक तो ये फर्क हमें जाहिर हुआ। दूसरी बात हमें ये पता चली कि ये जो बेनिफिट के जो लाइफ साइकिल जिसे मैं कह रहा हूँ, कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, एनालिसिस एंड प्लानिंग है, ये वो स्टेप्स हैं जो अभी हमने कर रहे हैं। राइट। और उनमें जो कुछ कर रहे हैं उसकी समरी ये दी हुई है आपके सामने, कि बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन में हम बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं। हम्म। बेनिफिट एनालिसिस में हम डिराइव और प्रायोरिटाइज करते हैं बेनिफिट्स को, मतलब जैसे हम एजाइल में भी करते थे सारा कुछ। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट कौन सा है, फिर उनको नापने का तरीका रखते हैं, कि कैसे इस बेनिफिट को नापा जाएगा। और फिर हम्म। हम बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, और फिर हम उसको मैप करते हैं अपने प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान के साथ। क्योंकि बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान अलग चीज है, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान अलग चीज है। दोनों, एक प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान का प्रोग्राम लाइफ साइकिल है, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान का बेनिफिट लाइफ साइकिल है। इन दोनों को आपस में टाई करना है कि कहाँ इनका जोड़ बनेगा। तो ये वो मैपिंग करते हैं। ये है जी एनालिसिस और प्लानिंग का काम। डिलीवरी में हम उन तमाम कंपोनेंट्स को, जो कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम के कंपोनेंट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाकी चीजें, उनको मॉनिटर करते हैं। क्योंकि उनसे जब डिलीवरेबल निकलेगा तो वहां से हमारा सफर शुरू होगा, कि बेनिफिट रियलाइजेशन, फिर वहां उधर से आगे डिलीवरी उसकी शुरू होगी। तो हाँ, पहले तो हम कंपोनेंट्स को मॉनिटर करते हैं, फिर बेनिफिट का रजिस्टर जो हमने पहले बनाया हुआ था उसको मेंटेन करते हैं, मतलब अपडेट करते हैं। कोई बेनिफिट आगे पीछे हो गया उसको ठीक करना है, और फिर वो बेनिफिट हम रिपोर्ट भी करते हैं। ये हमारा बेनिफिट डिलीवरी के काम है। जहां तक हम्म। ट्रांजिशन की बात आती है, तो हम उन बेनिफिट्स को कंसोलिडेट करते हैं। ये देखें, जब बेनिफिट ट्रांजिशन करने की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि सारे बेनिफिट जो कंपोनेंट्स के थे वो आ गए हुए हैं, और अब वक्त है कि ये चीज हमने हैंड ओवर कर देनी है हमने अगली किसी पार्टी को। तो उससे पेशतर ये ट्रांजिशन के अंदर का काम है, बेनिफिट ट्रांजिशन का, कि उन सारे बेनिफिट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए, यूनिफाई कर दिया जाए। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी दूसरी बनती है कि अब इनको ट्रांसफर कर दिया जाए ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, कि जिन लोगों ने इन बेनिफिट से आइंदा फायदा उठाना है उनके हवाले कर दिया जाए। और ये होगी जब आपकी ट्रांजिशन कंप्लीट। अब सस्टेनमेंट आ जाती है। ये सस्टेनमेंट वो है जो प्रोग्राम क्लोजर वाली जगह पर स्टार्ट तो हो जाती थी, लेकिन सस्टेनमेंट का जो आएगा आगे का सफर है वो एक्सटेंड करता है। बेनिफिट सस्टेनमेंट गोज बियॉन्ड प्रोग्राम क्लोजर। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा इसका एरो आगे की तरफ है, क्लोजर से आगे गया हुआ है। तो बेनिफिट मैनेजमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो भी आप देखते हैं कि वो प्रोग्राम की लाइफ साइकिल से थोड़ी बड़ी है। मतलब ये कब शुरू हुआ बेनिफिट की कहानी, जब बिजनेस एनालिस्ट ने प्रोग्राम का बिजनेस केस बनाया, वहां से सफर शुरू हो गया था बेनिफिट का। हम्म। और प्रोग्राम के क्लोज होने के और ट्रांजिशन होने के बाद तक चलता रहेगा। ये बेनिफिट सस्टेनमेंट हमारी आगे जा रही है। इसमें एक तो हम कर रहे हैं अपने, मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ बेनिफिट्स को, और फिर हम हम्म। इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर रियलाइजेशन हो पाए। मतलब हम ऐसे ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं अगले को, समझा के, पढ़ा के और ट्रेन करके जा रहे हैं कि भाई तुम अब तसल्ली में हो, कर लोगे, संभाल लोगे, तब हम छोड़ेंगे। तो प्रोग्राम क्लियर से बियॉन्ड भी बेनिफिट सस्टेनमेंट जाएगी। ये बातें हमने समझ लेनी है, क्योंकि अब हम एक एक एरिया को बारी बारी उठाने लगे हैं। पहले हम जाते हैं, ये देखिए, ये पांचों एरियाज को हम बारी बारी करेंगे। हम्म। पहले हम बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आवाज गुम हो गई सर। है जी। आवाज गुम हो गई, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। ओके, बताइएगा जब अब आवाज आई है। आती है। ओके, अब आई है। ओके। अच्छा, तो जनाब, मैंने मकसद मैंने जो जो बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन का है वो आपने पहले देख ही लिया। वो ये है कि एनालाइज करना अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज, अंदरूनी और बैरूनी इन्फ्लुएंसेस को भी मद्देनजर रखना, और प्रोग्राम का डिलीवर करना टू आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई द बेनिफिट्स दैट प्रोग्राम स्टेक होल्डर
एक्सपेक्ट टू रियलाइज। इसका मतलब है कि ये वाला जो मरहला है ये उस वक्त हो रहा है जब बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा है। ठीक है हम्म। जी। बिजनेस एनालिस्ट ने जब अपनी बिजनेस केस बनाया और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान की दाग बेल वहां पड़ गई थी, मतलब बेनिफिट आइडेंटिफाई उसने करने शुरू कर दिए थे, हम्म। तो वहां से कार्रवाई शुरू हो गई। उस वक्त उसने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस को भी देखा, उसने स्ट्रेटजीज को भी देखा, उसने स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेड क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को भी देखा। तो ये वहां से सफर शुरू हो गया था। तो हम पहले पिछले सेक्शन में ये बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स आर आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड। ये प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी ड्यूरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्सरसाइज। तो जब हम स्ट्रेटजी प्लान करते हैं तो वहां हमारी वो दागवेल पड़ जाती है कि कौन कौन सा कंपोनेंट कब शुरू होना है, क्या कार्रवाई होनी है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं, कब कब उनको स्टार्ट करना है। दीज इनिशिएटिव डिस्क्राइब द गोल्स एंड एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें मेन उनके साथ कनेक्टिविटी है कि हम उनके साथ अलाइन रहेंगे, ये वो चीज है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो भी कोई आपका बोर्ड है या जो बॉडी है, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड, में इशू अ प्रोग्राम चार्टर। ये कब करेगा? ये उसी वक्त करेगा जब बिजनेस एनालिसिस अप्रूव हो जाएगा, जब वो जो आपका बिजनेस केस है वो अप्रूव हो जाएगा, तो प्रोग्राम चार्टर इशू होगा, जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर पाएंगे, दैट द प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू एड्रेस एंड द हम्म। बेनिफिट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। मतलब ये है कि ऑल्दो ये सफर तो शुरू हो गया था बिजनेस एनालिस्ट से, जब उसने बिजनेस केस बनाना शुरू किया और बेनिफिट मैनेजमेंट की तालमेल उसने डाल दी थी। अब चार्टर मिलने के बाद प्रोग्राम मैनेजर इन एक्शन आ गया हुआ है, और अब उसके सामने एक वैलिड बिजनेस केस है जिसको वो फॉलो कर रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि वो जो वैलिड बिजनेस केस की बेनिफिट वाली साइड है उसको संभाल लेगा बेनिफिट वाला। तो आइडेंटिफिकेशन का काम यहां हो गया कि अब हम अ, बुनियादी आइडेंटिफिकेशन तो बेनिफिट्स की हो चुकी है, अब आप उनको मजीद एलेबोरेट करेंगे। इसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं जी? पहले तो हमने कहा कि अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को प्रोग्राम के हवाले से डिफाइन किया होना चाहिए, ताकि बेनिफिट्स की बात कर की जा सके। जब तक हम्म। हमारे ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो हम बिजनेस बेनिफिट्स को डिटेल में आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मैंने ये कहा था कि बिजनेस केस में इसकी दाग बेल पड़ गई थी, मगर यूं कह लीजिए कि मोटे मोटे बेनिफिट डिफाइन हो गए थे। अब हम डिटेल में जा रहे हैं। वाइल द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, जब प्रोजेक्ट कंपोनेंट शुरू हो चुके हैं, हम जो बेनिफिट को मैनेज करने वाले लोग हैं, वो लोग बैठ के अब उन बेनिफिट्स की जड़ों में जा रहे हैं, उनको खोद रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मजीद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका नाप तोल कर रहे हैं। और ये सारे काम हमने आइडेंटिफिकेशन में करने हैं। डेवलपिंग मीनिंगफुल मीट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हर बेनिफिट के अगेंस्ट हम कहते हैं कि इस बेनिफिट को नापा कैसे जाएगा और इसके लिए क्या केपीआई रखा जाए। नापने का तरीका या उसका जो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी और उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी, ये उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से जाहिर होगा। ये भी हम यहाँ डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं। इस्टेब्लिशिंग प्रोसेस फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट द बेनिफिट प्लान। अब जो हमारा बेनिफिट का आउटले है, जो बेनिफिट प्लान है कि कब कब क्या बेनिफिट आना है, उसके हिसाब से अब हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते जाएंगे और डिलीवर करते जाएंगे। ये अभी हो नहीं रहा, ये अभी मैं ये बता रहा हूँ कि उसका ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अभी बुनियादी तौर पे तो हमारा काम है बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना। अभी हम प्रायोरिटाइज भी नहीं कर रहे। मीट्रिक्स वगैरह जो हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन ये दरअसल इस्तेमाल होंगे अगले स्टेप्स के अंदर, जब हम डिटेल्ड एनालिसिस में जाएंगे। बेनिफिट एनालिसिस और प्लानिंग, उसमें ये चीजें और ज्यादा तफसील में जाएंगी, लेकिन यहाँ हमें कम से कम आइडिया होना चाहिए कि मीट्रिक्स भी बनाने हैं, केपीआईज भी बनाने हैं। इधर नहीं बनाने, वो प्लानिंग में बनाएंगे, एनालिसिस और प्लानिंग में। लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये काम करने हैं हमने अगले स्टेप में। हम्म। तो इस्टेब्लिशिंग प्रोसेस फॉर मेजरिंग द प्रोग्रेस अगेंस्ट द बेनिफिट प्लान, और फिर क्रिएटिंग द ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस कि इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। नेसेसरी टू रिकॉर्ड प्रोग्राम प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट टू स्टेक होल्डर्स को वक्तन फवक्तन जो हमने रिपोर्टें देनी है कि क्या हो रहा है, कितना हो गया है, बेनिफिट्स का क्या स्टेटस जा रहा है, ये भी इस नॉलेज इस लाइफ साइकिल के अंदर ही होना है। जहां तक बिजनेस केस का ताल्लुक है, उसकी बात मैंने अभी आपसे की कि बिजनेस केस जब बना था वो एक की इनपुट था ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की तरफ से चार्टर बनने के लिए और प्रोग्राम के अथोराइज होने के लिए। तो वैसे तो बिजनेस केस का बनना ही जो है वो उसके साथ ही बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी बना था, तो वहां से कार्रवाई तो शुरू हो गई थी बेनिफिट्स की। लेकिन अभी वो जरा थोड़ा क्लाउडी था। अभी उसको हमने, जब हमें प्रोग्राम का एजेंडा मिल जाएगा, चार्टर मिल जाएगा, तो अब हम उसको बाकायदा बेनिफिट्स को फ्रेज करना शुरू करेंगे इन मोर डिटेल। तो बिजनेस केस जो है वो हमारी एक तरह की फॉर्मल डिक्लेरेशन है, जस्टिफिकेशन है कि आप जनाब अपने आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं। इट इस्टेब्लिशेस द अथॉरिटी, इंटेंट एंड फिलॉसफी, ये भी हम बात कर चुके हैं कि बिजनेस नीड और प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप इस्टेब्लिश हो गई है। अब उन्होंने आपको डायरेक्शन देनी है, स्ट्रक्चर देना है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताने हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन देनी है ताकि आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें। ये कार्रवाई जो है ये प्रोग्राम मैनेजर के जिम्मे में आती है कि वो उसको ले उन गाइडलाइंस को और उसके मुताबिक अपना प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान वगैरह बनाए। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं बेनिफिट के हवाले से, वो है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, जो कि एक पैरेलल प्लान है जो प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान को। तो ये एक अलग अलग दोनों लाइफ साइकिल्स हैं। Business case connects the organization's strategy and objective to the program objectives and help identify the level of investment and support required to achieve the program benefit. खैर ये तो वही पुरानी बातें जो थी उनको हम री एम्फसाइज कर रहे हैं बिजनेस केस के हवाले से। फिर जनाब अब आ जाए आप बेनिफिट रजिस्टर, तो फिर वही कहूंगा मैं कि बेनिफिट रजिस्टर की दाग बेल जो पड़ गई थी वो बिजनेस केस में पड़ गई थी। जब बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था तो मोटे मोटे बेनिफिट तो आइडेंटिफाई हो ही गए होंगे, लेकिन जब प्रोग्राम मैनेजर को बाकायदा चार्टर मिल गया तो अब हम उन बेनिफिट्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो बेनिफिट रजिस्टर जो है पॉपुलेट हो रहा है, क्लैरिफाई हो रहा है, डिराइव हो रहा है। तो बेनिफिट रजिस्टर कलेक्ट्स एंड लिस्ट द प्लान्ड बेनिफिट, कि भाई अब हमें हतमी तौर पे पता चल गया कि यार ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये इस प्रोग्राम के कंपोनेंट से हमें मिलेंगे। एंड इज यूज टू मेजर एंड कम्युनिकेट द डिलीवरी ऑफ बेनिफिट। तो जब जब वो बेनिफिट मिलेंगे तब तब हम उनको रिपोर्ट कर देंगे थ्रू आउट द लाइफ हम्म। ऑफ द प्रोग्राम। जब जब बेनिफिट बनना शुरू हो जाएंगे, डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे, तो हम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म भी, रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स करनी शुरू कर देंगे। यहाँ आइडेंटिफिकेशन फेज के अंदर बेनिफिट रजिस्टर जो है वो फॉर्मली डेवलप हो जाता है। वैसे तो मैंने कहा बेनिफिट रजिस्टर वहां शुरू हो गया था जब बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बना बिजनेस केस के साथ। तो उस वक्त प्राइमरी मोटे मोटे बेनिफिट शायद जनरली आइडेंटिफाई हो गए हों, लेकिन अब जब आप फॉर्मल बेनिफिट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो अब हम उनको डाइव डीप करते हैं और हम उनको एलेबोरेट करते हैं, उनको तफसील में जाते हैं। तो इसमें मद्देनजर तो आपने वही रखना है, बिजनेस केस को भी मद्देनजर रखना है क्योंकि वहां से काफी सारी इनपुट आ रही है। स्ट्रेटेजिक प्लान को भी मद्देनजर रखना है, और भी जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सब के साथ आपका अलाइन रहना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप बेनिफिट के नशे में आप अपने अलाइनमेंट ही छोड़ दें। आप कहें नहीं यार ए भी काट लो, ए भी काट लो, तो बिला वजह के बेनिफिट ऐड नहीं करने। इन सब चीजों की अलाइनमेंट में रहते हुए तमीज के साथ हम अपने बेनिफिट्स को एलेबोरेट करेंगे। ये जो रजिस्टर है इसका मतलब है ये रिव्यू हो रहा है स्टेक होल्डर्स के साथ भी, और उनकी राय के मुताबिक ये इसमें चीजें शामिल हो रही हैं। और फिर हम जब ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ कि यार वाकई ये बेनिफिट ठीक है, होने चाहिए, तो फिर हम उनके मेजर्स बनाते हैं कि इनको नापा कैसे जाएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये एनालिसिस में जाके हम तफसील से करेंगे कि किस तरह नापा जाएगा। मगर हमें ये जरूरत तो है कि इन्हें नापना भी है किसी तरह से। हर बेनिफिट को कैसे नापा जाएगा, उसका कोई केपीआई होगा, क्या होगा, वो तरीकाकार हम यहाँ वजह कर लेते हैं। बाद में जाके फिर हम उन केपीआईज को और उन चीजों को बनाएंगे। हम्म। तो केपीआईज आइडेंटिफाई होंगे और उनके एसोसिएटेड जो भी कोई नापने का तरीकाकार होगा क्वांटिटेटिव, वो डिफाइन किया जाएगा, एलेबोरेट किया जाएगा अगली फेज में। ये जो मैंने आपसे बात की कि जब अगला फेज हमारा आता है बेनिफिट एनालिसिस और प्लानिंग,
वहां हम इसकी इलेबोरेट करते हैं। अभी सिर्फ हम स्केची तौर पे बात करें कि हाँ ये कुछ होगा। तो यहाँ बुनियादी तौर पे हम एक तो सारे प्लान्ड बेनिफिट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं, उनको हम मैप कर लेते हैं प्रोग्राम कंपोनेंट्स के और रोड मैप के हिसाब से। और फिर हम अब जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हर बेनिफिट को बाकायदा डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनको मेजर करने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, ये एलेबरेट हो रहा है ना। पहले तो सिर्फ मोटे मोटे बेनिफिट थे, अब हम बाकायदा एक एक बेनिफिट को डिफाइन कर रहे हैं। और हर बेनिफिट जो डिफाइन हो रहा है, याद रहे कि उसने बाद में मेजर भी होना है। तो मेजर होने के लिए हमें केपीआईज की जरूरत पड़ेगी, थ्रेशोल्ड्स की जरूरत पड़ेगी। उनका भी कोई हल्का फुल्का अंदाजा अभी आप जहन में रख लेते हैं। हम्म। फिर आपकी उसकी रिस्क असेसमेंट और प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि कौन से बेनिफिट को अचीव करना कितना आसान या मुश्किल है, उसमें कितना रिस्क है। ये चीज भी मद्देनजर रखेंगे बेनिफिट रजिस्टर के दौरान। अब नेचुरली जब हम अगले हम्म। स्टेप में जाएंगे तो हम इन चीजों को और डिग डाउन करेंगे। स्टेटस और प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ ईच बेनिफिट, कैसे पता चलेगा कि इस बेनिफिट का अब क्या स्टेटस है, अब ये अचीव हो गया है या होने वाला है, या ये अभी हम्म। बेनिफिट बना ही नहीं है, अभी प्रोडक्ट हालत में है। तो ये जो उसका स्टेटस कैसे रिपोर्ट करना है, तो ये क्योंकि हमने रिपोर्ट करना है, बेनिफिट वालों ने रिपोर्ट करना है बेनिफिट को, तो वो बताएंगे कि जी अब ये इस स्टेटस में होगा तो हम इसकी रिपोर्टिंग ऐसे करेंगे। हम्म। फिर जो आप अपनी रोड मैप को देखते हुए अप्रोक्सीमेट टारगेट डेट्स और माइलस्टोन सेट कर लेंगे। रोड मैप का मकसद ही ये होता है कि वहां पे एक रोड मैप में आपके माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ टारगेट डेट्स होती हैं जो कि हतमी तो नहीं होती, क्योंकि प्रोग्राम में डेट्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो भी कोई इस वक्त तक का करंट सिचुएशन है, वो टारगेट डेट्स वगैरह हम डिटरमिन कर पाएंगे कि हम्म। बेनिफिट कब कब कैसे कैसे क्या क्या अचीव होंगे। तो एक अंदाजा जरूर हो जाएगा। लेकिन बाद में हो सकता है वो डेट्स थोड़ी फ्लक्चुएट भी हो जाए, तो फिर हम दोबारा रिपोर्ट कर देंगे कि जनाब ये डेट्स चेंज हो गई हैं और अब एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ दीज बेनिफिट्स आर दीज। पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ईच ऑफ द बेनिफिट, याद होगा हमने ये बात की थी। हर बेनिफिट का एक ओनर होना चाहिए। जैसे हर रिस्क का एक ओनर होता है, हर बेनिफिट का एक ओनर होता है, हर इशू का एक ओनर होता है, हर रिस्क का भी एक ओनर होता है। इसी तरह से हर बेनिफिट जो डिस्क्राइब होगा, उसका कोई ना कोई बंदा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वो बंदा हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। लेकिन किसी को जिम्मेदारी सौंपनी है। जैसे रिस्क मैनेजर जो है सारे रिस्कों का ओनर नहीं होता, जिन लोगों ने उन रिस्कों को हैंडल करना है उनमें से ओनर ढूंढे जाते हैं। इसी तरह अब बेनिफिट मैनेजमेंट प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बेनिफिट्स अब आपने जाती तौर पे ही चलाने हैं। हर बेनिफिट को ओनरशिप देंगे किसी बंदे की कि भाई ये तेरा बेनिफिट है, तूने संभालना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसेस फॉर मेजरिंग द प्रोग्रेस, कैसे बेनिफिट्स की जो प्रोग्रेस है वो मेजर किया जाएगी, कितना हो गया कितना नहीं हो गया। और बेनिफिट जो आपका प्लान है उसके मुताबिक हम कहाँ खड़े हैं, कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना आगे कितना पीछे। तो आप ये देखेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान की प्रोग्रेस अलग चीज है, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान की प्रोग्रेस अलग चीज है। ये दो अलग अलग प्लान है। एक है प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान, और एक है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। मगर ये दोनों आपस में टाइड भी हैं, इनका आपस में हम्म। ताल्लुक है थ्रू द रोड मैप वगैरह। ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस नेसेसरी टू रिकॉर्ड प्रोग्राम प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर। वही बात कि अब चूंकि हम ये रिकॉर्ड सारा हमारे पास है बेनिफिट्स का, तो इनको इन प्रोग्रेस को नोट करना और इनको रिपोर्ट करना टू स्टेक होल्डर्स भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं कि बेनिफिट रजिस्टर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। अब आप आ जाएं एनालिसिस और प्लानिंग के अंदर। यहाँ पे वो सब बातें जो हमने यहाँ की थी कि जी इंडिकेटर बनाओ और ये करो और वो करो, रिस्क असेस करो, ये सब कुछ अब बाकायदा एनालिसिस में तफसील में आएगा। क्योंकि अब हम एक एक बेनिफिट को उनके बखिए उधेड़ेंगे, उनकी डिटेल में प्लानिंग करेंगे। सब चीजें मुफस्सिल यहाँ बयान होंगी। मेजर हो गया, केपीआई हो गया, सब कुछ रिस्क हो गया, सब कुछ यहाँ पर। तो मकसद इस एनालिसिस प्लानिंग का है टू इस्टेब्लिश प्रोग्राम बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान। अब एक और चीज आ गई है। पहले तो था एक बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, जो कि बुनियादी तौर पे तो बिजनेस एनालिस्ट ने बनाया था और हमने उसको लेके चलाया आगे। अब जनाब हम एक और चीज बनाने वाले हैं। अब हम बनाएंगे बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान, कि प्रोग्राम में कब कब क्या क्या बेनिफिट रियलाइज होने हैं,
दिस इज लाइक जैसे स्केड्यूल होता है प्रोग्राम का, कि भाई स्केड्यूल के मुताबिक फलानी तारीख को एग्जैक्टली ये बेनिफिट बेनिफिट रियलाइज होना चाहिए। मैं मानता हूं कि रोड मैप में भी हमने ये हल्का फुल्का बयान तो किया था कि ये कहाँ बेनिफिट कहाँ से शुरू होगा, क्या अप्रोक्सीमेट डेट होगी, लेकिन अब प्रोग्राम बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान बाकायदा एक तरह का प्लान है जिसके ऊपर हमें एक्सप्लिसिटली पता है कौन सी चीज ने कब कब रियलाइज होना है, किस तो ये प्रोजेक्ट का एज कंपोनेंट। पार्ट जी जी। एज पार्ट ऑफ द प्लानिंग, ये तीसरा प्लान मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान, हाँ जी। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान एंड बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान। ये जो बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान है ये बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान की आगे ऑफशूट है। जी 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 जी, वो डेफिनेटली और बेनिफिट ये दोनों मैनेजमेंट प्लान प्लान जो के अंदर। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान और प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान है ये आपस में अलाइंड है। जी जी जी। ठीक है जी। दो मतलब अगर आप कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान जो है वो शायद प्रोग्राम बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर आता है, इसलिए प्रोग्राम का सबऑर्डिनेट है। मगर मैं ये समझता हूँ कि बेनिफिट की जो लाइफ साइकिल है वो तो प्रोग्राम से भी लंबी है, तो इसको हम्म अलग मैनेजमेंट प्लान के तौर पे ही ट्रीट किया जाए। और जैसे प्रोग्राम का स्केड्यूल बनता है, इसका बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान बनेगा। ठीक है जी। हम्म एंड डेवलप द बेनिफिट मैट्रिक्स, और जो हमने नापने नाप तोल का इशारी निज़ाम बनाना है, हर बेनिफिट को कैसे नापना है तोलना है, तो वो भी हम यहाँ एनालिसिस के दौरान करेंगे। इसका जो फ्रेमवर्क ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है वो भी हम यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, बोथ द प्रोजेक्ट्स एंड द मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट, कि प्रोजेक्ट से चीज कब निकलती है, उससे बेनिफिट कब बनते हैं, उनको मेजर कैसे किया जाता है। प्रोग्राम की लाइफ के दौरान ये सब सफर जो हो रहा होगा ये माइक्रोस्कोप के नीचे होगा बेनिफिट की। एक्टिविटीज दैट मेक अप बेनिफिट एनालिसिस एंड प्लानिंग, अब ये बात बयान कर रहा है कि इस बेनिफिट एनालिसिस और प्लानिंग के दौरान हमारे मोटे मोटे काम क्या है। पहला काम के रियलाइजेशन प्लान बनाना, जो मैंने अभी आपको बयान किया, ये काम यहां होगा। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान तो उस वक्त बनना था ना जब बिजनेस एनालिस्ट ने बनाया था, और उसको रिफाइन आप बेशक करेंगे, लेकिन बेनिफिट रियलाइजेशन प्लान एग्जैक्ट डेट्स के साथ कौन सी चीजें कब कब होनी है, कब कब कौन सा बेनिफिट निकलना है, उसका क्या स्केड्यूल होगा, ये आप यहां बनाएंगे। नंबर दो, defining and prioritizing program components, including component projects and sub-programs and their interdependencies। अब देखें, कंपोनेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन मैं मानता हूं कि प्रोग्राम मैनेजर ही डिसाइड करेगा, लेकिन आप उसके नीचे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि यार इस प्रोग्राम को क्योंकि बेनिफिट इस वक्त डिलीवर होना चाहिए, तो इस प्रोग्राम को इस प्रोजेक्ट को पहले कर लो, इस कंपोनेंट को बाद में कर लो, या उसका सीक्वेंस एस्टेब्लिश करने में आपका एज अ बेनिफिट मैनेजर मेजर रोल होगा। You will be working with the program manager in establishing the sequence of the components, प्रोग्राम कंपोनेंट्स, कि कौन सा कंपोनेंट कब कैसे और क्यों होना चाहिए और किसका बेनिफिट कब आना चाहिए। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्राम मैनेजर को आपकी राय की जरूरत है। फिर जनाब हम्म आपके इंडिकेटर्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे आप ये साबित कर पाएंगे कि हाँ यार ये अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अचीव हो गया तो ये बेनिफिट अचीव हो गया। तो इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव मेजर करने की जरूरत है। नापने और तोलने का कोई निजाम होगा जो कि हमने मीट्रिक की सूरत में बनाया है, और उसको नापने का जो अमल है वो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। रिक्वायर्ड हैं ये टू इफेक्टिवली मॉनिटर द डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम बेनिफिट, ताकि हम सही सही वक्त पे सही सही रिपोर्टें कर सकें कि अब बेनिफिट इतना हो गया है, अब पहुंच गया है, अब यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। तो उसकी पूरी जो क्या कहते हैं रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म इससे ही डिवाइस होगा। केपीआई हमें इंडिकेट करेगा ये बेनिफिट इस लाइन से आगे गुजर गया है, अब आप उसको रिपोर्ट कर दें। ठीक है जी। तो उसके पहले तो डिफरेंट हमने स्टेटस को हम पहले रिपोर्ट हमने करवाएं। वो एक क्वालिटेटिव नहीं बात बोली थी कि क्वालिटेटिव। देखिए, क्वालिटेटिव तब होता है जब ये प्रायोरिटाइजेशन वगैरह हो रही है। ठीक है ना। जब आप डिफाइन करते हैं चीजों को तो मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वालिटेटिव होता है। तो प्रायोरिटाइजेशन जो अमल है ना, ये क्वालिटेटिव का अमल है। एज सच यहाँ क्वालिटेटिव की बात नहीं की उसने, लेकिन दरअसल कोई भी चीज हो, रिस्क हो, कोई भी चीज हो,
तो उसमें हम यही सीक्वेंस तो यही चलता है ना, स्टेक होल्डर को भी जब आइडेंटिफाई करते हैं हम कहते हैं आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, क्वांटिटेटिव करो, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। एग्जैक्टली यही काम हम रिस्क में भी करते हैं, यही काम हम यहां पर भी कर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो नंबर 2 टास्क है इसका, डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रोग्राम कंपोनेंट, ये है जहां क्वालिटेटिव अमल हो रहा है। जब आप आ जाते हैं तीसरे स्टेप में, जब केपीआईज आ जाते हैं, तो यहां क्वांटिटेटिव अमल हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट हिसाब किताब कि कब क्या रिपोर्ट जनरेट होनी है, कब जानी है, कब क्या अचीव हो गया है, ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट हिसाब किताब क्वांटिटेटिव होता है। और जो अंदाजे का हिसाब किताब होता है वो क्वालिटेटिव होता है, मतलब प्रायोरिटाइजेशन एक अंदाजा है। ठीक है, कि ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रहा है। तो भले यहाँ पे क्वालिटेटिव का लफ्ज लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये जो डिफाइनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रोग्राम कंपोनेंट्स है, दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट्स। और ये जो हम्म। डिफाइनिंग दी केपीआईज और ये सारे मेजर चार्जेस बनाने हैं, दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब आप आ जाइए कि ये तो हो गया ना, क्वालिटेटिव भी आइडेंटिफाई भी हो गया, रिजल्ट प्लान भी बन गया, क्वालिटेटिव भी हो गया, क्वांटिटेटिव भी हो गया, एनालिसिस तो पूरा हो गया। अब आप क्या करें, अब आपकी प्लानिंग की बात आ जाती है कि इस्टेब्लिश दी परफॉर्मेंस बेसलाइन। कि भाई जैसे हमारा प्रोजेक्ट में भी एक परफॉर्मेंस बेसलाइन होती है, प्रोग्राम की भी अपनी एक परफॉर्मेंस बेसलाइन होती है। तो यहाँ हम बेनिफिट्स की परफॉर्मेंस बेसलाइन बना रहे हैं कि कब कौन सा बेनिफिट डिलीवर हो पाएगा, एक स्केड्यूल की सूरत में कह लीजिए, या डेडलाइंस डिटरमिन होना, एग्जैक्ट डेडलाइन डिटरमिन होना, ये वो है। बेशक हम्म। हम इस बात से एग्री करते हैं कि ये डेडलाइन जो भी हम यहाँ रखेंगे, और ये बेशक आपने बहुत कैलकुलेशन के बाद आपने ये डेट्स बताई हैं और ये बेसलाइन बनाई है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम है तो इसमें चेंजें होंगी, और हो सकता है ये परफॉर्मेंस बेसलाइन भी अमेंड होती रहे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश इट। फिर जनाब आ जाता है कि आखिरी स्टेप इसका, कि यार इन बेनिफिट्स के रास्ते में क्या चीजें हाइल हैं, मतलब क्यों, कौन सी चीजें हैं, कौन से रिस्क हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो हमारे इन बेनिफिट्स को या तो हार्म कर सकते हैं या बेनिफिट दे सकते हैं, या मतलब या उनसे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो अगर नुकसान होगा तो वो नेगेटिव रिस्क होगा, और अगर फायदा होगा तो पॉजिटिव रिस्क होगा। तो आप जरा अपने रिस्क रजिस्टर को अपडेट कर लें, इन बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए, कि इन बेनिफिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बेनिफिट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको कोई खदशा तो नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा या कोई मसला हो जाएगा। तो इसलिए हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक टू बेनिफिट्स करनी होगी। याद होगा हम्म। कि जब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि सारे रिस्क अपनी जगह और कंप्लायंस रिस्क अपनी जगह। हम्म। ठीक है, इसी तरीके के साथ जो प्रोग्राम मैनेजमेंट के अपने रिस्क होंगे अपने घर पर, लेकिन ये बेनिफिट के रिस्क हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी डोमेन है। तो मैं अपने बेनिफिट की एनालिसिस और प्लानिंग में मैं खास तौर पे ये रिस्क एनालिसिस करूंगा अगेंस्ट एवरी बेनिफिट, कि हम्म। कौन कौन से बेनिफिट को क्या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्क हैं। ये भी बात हो गई जी। अच्छा, इससे पेशतर जो हम रिस्क मैनेजमेंट की अलाइनमेंट देख चुके हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर थी, वो और बात थी। ये जो रिस्क है हम्म। ये बेनिफिट के रिस्क है। उस वक्त हमने कहा था स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के हिसाब से कौन से रिस्क हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने से रोक रही है, कोई थ्रेट है, कोई अपॉर्चुनिटी है, वो रिस्क अपनी जगह पर थे, ये रिस्क अपनी जगह पर है, ये बेनिफिट के हम्म। रिस्क। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी ये जो अमल हम एनालिसिस और प्लानिंग का कर ये रहे हैं इसमें। सर ये वाली स्लाइड को आखिरी रख लें, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, अच्छा। ताकि हम इसको ज़्यादा, मैंने कहा था शायद चलें थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ओके, वो सर जो चाहे है ना। जितना हो गया है इसको आप हजम कर लें, क्योंकि अब जी हम जी फ्लो में तो आ जी ही जी गए और इंशाल्लाह जी आगे हम इसको चला लेंगे। तो जी मतलब ये कि ग्राउंड मेरा ख्याल है अच्छा प्रिपेयर हो गया है, हम इसके जी ऊपर जी बिल्कुल। आगे बढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि ये आगे सब चीज़ें नहीं चलनी है, मैं सस्टेन तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर हम्म बीच में फिर फायदा नहीं होगा, कि रेपिटेशन से बेहतर ये है कि थोड़ा हम्म। कर लूँ। मेरे ख्याल में मैंने कल रात से ये तो जो है ना वो खाने पीने के अंदर ऊपर नीचे हुआ है, अच्छा जैसे अच्छा, वो मेरी चीज, कोई मसला मतलब नहीं, सर खिंचा हुआ है थोड़ा सा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मादत खैर में फिर चाहता हूँ। मैं नहीं, वो क्या इसलिए रहा था, मैंने कहा था कि अब मैं अभी चले जाता हूँ तो ठीक है, एक आध घंटा 1.5 घंटा पढ़ के ना मैं सो जाऊंगा।
ओके। लेकिन फिर लेकिन एनी हाउ, ये स्लाइड नंबर जो सी भी होगी ना, ये इम्पोर्टेंट, ये पढ़ लेते हैं ये वाली स्लाइड, अगर ये है, ये से अगली है चलिए कैसे। ठीक है, यहाँ से आगे हम कर लेंगे, यहीं से उठा लेंगे हम अगले को। माजरत चाहता हूँ सर, मैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थोड़ी नो सी प्रॉब्लम। चलें जी, टेक मेरे- केयर, अपना ख्याल ठीक है करें, सर, और इंशाल्लाह कल फिर हम मिलते हैं इस टाइम। मैं इंशाल्लाह। थैंक ओके यू सर, एंड टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया सर।